हाय नर्डीज, वेलकम बैक टू नर्डी नुक्कड़। आज हम क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन स्टार्ट करने वाले हैं। पहले भी ये चैप्टर होता था तब वर्क एनर्जी पावर के नाम से होता था। पावर अभी भी पढ़नी है, बट एक छोटा सा टॉपिक आपका ऐड हुआ है, वो है सिंपल मशीन्स। वो भी कवर करेंगे, डोंट वरी। आज हमारा चैप्टर 7 की सीरीज में हम सबसे पहला एपिसोड, पहला टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है वर्क। इस एक वीडियो में हमारा वर्क में हम सिर्फ डेफिनेशन, ऐसा यूनिट आपकी एनसीईआरटी में दिए एग्जांपल्स ही कवर नहीं करेंगे। हम वर्क से रिलेटेड हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट, हर ट्रिकी क्वेश्चन, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, पुरानी एनसीईआरटी का हो या नया एनसीईआरटी का, हर चीज कवर करने वाले हैं। मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि आप इस एक वीडियो को साथ में कंप्लीट कर लेते हैं, मेरे साथ साथ छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, रिवाइज कर लेते हैं और मेरे साथ ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपका चाहे क्लास 9 एग्जाम हो, चाहे स्कूल का एग्जाम हो, कोई ओलंपियाड हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपका वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक को ऑफ कोर्स हम एक एनीमे एग्जांपल के स्टार्ट करेंगे, बिकॉज श्री श्री अमिताभ बच्चन जी ने कहा है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन भी कोई चीज होती है। तो हमारा ली के एग्जांपल में हम समझते हैं कि भाई ली ने 1000 पुशअप्स करता है, 1000 पंच मार रहा है, 1000 स्किपिंग कर रहा है। ये सब कुछ करने के बाद ऑफ कोर्स वो थकेगा, है ना, वो एनर्जी पूरा जाएगी। बट फिजिक्स कहती है ना मुन्ना ना, आपने कोई काम नहीं किया, आप थके होंगे बट काम नहीं किया है, वर्क डन इज जीरो। क्यों? हम डे टू डे लाइफ में अक्सर बोलते हैं कि ऑफिस से काम करके आए, हम पेरेंट्स बोल देते हैं हम थक गए हैं, आप अपना होमवर्क करके पढ़ के थक जाते हैं, खेल कर नहीं थकते ऑफ कोर्स, बट आपको साफ सफाई करने के लिए बोल दिया जाए तो आप थक जाते हैं, है ना। हर चीज में हम अपना एनर्जी, हमारा जहां जा रहा होता है, हम कहते हैं हम काम करके थक गए। बट फिजिक्स ऐसा नहीं मानती। फिजिक्स का इन सब चीजों पर विश्वास नहीं है। फिजिक्स को दो कॉन्सेप्ट्स चाहिए, दो फैक्ट्स चाहिए, वो फैक्ट्स पे बिलीव करती है। दो फैक्ट्स अगर पूरे होंगे तो वर्क डन होगा। वो क्या है, चलो देखते हैं। फिजिक्स वर्क डन तभी मानेगी जब उसकी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। वो क्या क्या है देखो। अगर फोर्स अप्लाई हो जाए, फोर्स अप्लाई हो जाए किसी ऑब्जेक्ट पर तो ठीक है, चलेगा, तब हम कहेंगे वर्क डन हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि हमने फोर्स तो लगाई और कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए, उसमें मोशन आ जाए, वो अपनी जगह चेंज कर दे। अगर उस वो डिस्प्लेस होता है इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो हम कह, तब फिजिक्स बोलेगी ठीक है, काम किया है। जैसे एक गाड़ी को पुश कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर धक्का लगा रहे हैं, फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं कि आप में थोड़ी सी जान ज्यादा है, आपने धक्का लगाया और गाड़ी मूव कर दी, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो गई, फोर्स भी हो गई, है ना। तो वर्क डन है, बिल्कुल है। आप किसी बॉक्स को नीचे से ऊपर उठा रहे हैं तो भी फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तब भी वर्क डन हो गया। यहाँ पर टांगे वाले भाई साहब हैं जो वो चल रहे हैं, वो फोर्स लगा रहे हैं और मोशन हो रहा है, तो भी वर्क डन हो गया है। यहाँ पर बहन जी आपका सूटकेस लेकर जा रही हैं, तो भी आपका वर्क डन हो रहा है ना, फोर्स लग रहा है और मोशन हो रहा है, तो वर्क डन। ठीक, इतना ही चाहिए फिर इसको, छोटे से में काम चला लेते हैं। फोर्स होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इतनी सी बात समझ आई, बहुत इजी था ये तो। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। वर्क डन, work is done only when force produces displacement in its direction। ठीक है, क्या फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है तो हम कहेंगे वर्क डन है, मोशन हो रहा है, ठीक है। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ आप फोर्स तो लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो तब क्या होगा वर्क डन? नहीं, दोनों चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वॉल को धक्का लगा रहे हो, है ना, वॉल को पुश कर रहे हो, क्यों कर रहे हो कोई रीजन नहीं है, बट वॉल को पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो आप फोर्स को लगा रहे हो, फोर्स आप लगा रहे हो, लेकिन वॉल कहीं नहीं जा रही है, वॉल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो फिजिक्स तब भी नहीं मानेगी कि वो वर्क डन हुआ है। उसको दोनों चाहिए, खेलने आओगे तो दोनों चीजें चाहिए, ठीक है। वर्क डन में आपको फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक, समझ आई इतनी सी बात। इसी पे बेस्ड हमारे पास एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखो, जैसे बबली आंटी जी हैं, वो अपनी बेटी रिंकू को बोलती हैं, बेटा यहाँ पे आपका 5 किलो का आटा रखा हुआ है, उसको जरा जो 1 मीटर का स्टूल रखा हुआ है हाइट का, उस पर उठाकर रख दो। ठीक है,
आज्ञाकारी बच्ची है आपकी तरह, है ना, उसने रखा, यहां से उसने फोर्स लगाया और डिस्प्लेस किया, ग्राउंड से 1 मीटर हाइट पर लेकर गई, तो क्या कंडीशंस फुलफिल हुई? फोर्स भी लगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुई, फोर्स की डायरेक्शन में हुई, ये दोनों सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई, तो वर्क डन हुआ, यस, मान लेते हैं। कितना वर्क डन हुआ? W, ठीक है, समझ आया? वर्क डन हुआ, बिल्कुल हुआ, कितना वर्क डन हुआ? W, ये हमने मान लिया, ठीक। इसी क्वेश्चन को, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि 3 आपके आटे के पैकेट्स हैं, ठीक। अब 3 आटे के पैकेट्स हैं, तो 3 बार वो उठा उठा के रखेगी। जब एक रखा था, 1 मीटर की हाइट का स्टूल है दीदी, एक को उठा के रखा तो एक बार F लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुई, ठीक है। जब एक को उठा के रखा तो लगा क्या? W आया। जब दूसरे को उठा के रखा तो दूसरा W आया, दूसरा वर्क डन करना पड़ा। जब तीसरे को उठा के रखा तब भी क्या हुआ? एक और W आया। अब पहले के केस में क्या था? W एक पैकेट था, उठा के रखा था, वर्क डन हो गया W। अब 3 पैकेट्स को रखा गया है, यानी कि 3 बार फोर्स लगाना पड़ा है। डिस्प्लेसमेंट अभी भी उतनी है, 1 मीटर का हाइट का स्टूल है, स्टूल उतना वही है, उतना ही ऊंचा है, बट हमें 3 बार फोर्स लगानी पड़ी। तो फोर्स 3 बार बढ़ाया तो मुझे टोटल वर्क डन भी क्या हो गया? 3 टाइम्स हो गया, है ना। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा वर्क, यानी कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फोर्स, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक। और क्या चीजें डिपेंड, और किस चीज पे डिपेंड करेगा ये? नेक्स्ट एग्जांपल में क्या हुआ? इसमें फोर्स, आपका जो स्टूल का हाइट है वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया? पहले 1 मीटर तक का स्टूल था, अब ऊंचा स्टूल आ गया 3 मीटर का। तो 3 मीटर का स्टूल आया है, फोर्स अब भारी, देखो फोर्स तो उतना ही लगाओगे ना जितना उसका वेट है ना, बट ज्यादा देर तक लगाना पड़ रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, आपकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई है, कितना गुना? 3 टाइम्स। तो आपको ज्यादा टाइम तक वो काम करना पड़ रहा है ना। ये तो चीज समझ आ रही है कि अब मेरा पहले क्या था, यहाँ पे आपका वर्क डन तो ठीक है, सिंगल वर्क है, लेकिन क्या हुआ? पहले मेरा 1 मीटर तक W था, फिर मेरा 2 मीटर तक दूसरा W है, फिर 3 मीटर पर तीसरा W है ना। यहाँ पर F फोर्स था, ठीक है, यहाँ तक फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा 1 मीटर है, फिर दूसरा मीटर, फिर तीसरा मीटर, तो मेरे पास टोटल वर्क डन कितना हो गया? अगेन 3 टाइम्स। दैट मीन्स जितना ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है उतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है, मतलब ऑब्वियसली। तो यहाँ पे वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमें दो चीज समझ आई कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट। इसी से हम आगे की कहानी बनाएंगे, इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। क्या बोलता है? स्पेशली हम कांस्टेंट फोर्स को डील कर रहे हैं, आपके सिलेबस में कांस्टेंट फोर्स से रिलेटेड ही है, बट मैं हल्का सा वेरिएबल फोर्स का बिल्कुल एकदम छू के वापस आने वाला कर दूंगी, ठीक है, छोटा सा टॉपिक हम करेंगे उसका, बट फिलहाल कांस्टेंट फोर्स से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन सब कुछ वैसा ही आएगा, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे आगे, फिलहाल डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स acting on an object produces displacement in the direction of force। बेटा एनसीईआरटी ने बहुत स्मार्टली ये डेफिनेशन लिखी हुई है, डिटेल में आगे बढ़ते हैं, फिलहाल ये लाइन मिस मत करना, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको लेक्चर के एंड तक जाते जाते आपको पता चल जाएगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्या है? वर्क इज डन व्हेन force acting on an object produces displacement। फोर्स तो लग रही है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लगा रही हूं मैं, और वो फोर्स उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो अब हम बोलेंगे क्या है? वर्क डन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, समझ आए? जल्दी से, वर्क इज डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट produces displacement in the direction of force, ठीक। जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट था, इस पे फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पहले ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो ये यहाँ से यहाँ उठ के चला गया, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? फॉर्मूला बता, सिंपल है, हमने पढ़ा था वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यहाँ पे पढ़ा वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट।
और डिस्प्लेसमेंट कैसी है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो बस वही फॉर्मूला बन गया, वर्क इज, दोनों प्रोपोर्शनल साइन हटेंगे, साथ में आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर इसको अदर वे राउंड भी लिख सकते हैं, कैसे, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इन द डायरेक्शन, भेदभाव नहीं करेंगे, 3 2 6 2 3 6 6 ही होता है ना। तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका मीनिंग भी समझेंगे हम अभी डिटेल में, डोंट वरी, फिलहाल इतनी सी बात समझ आई। फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क इज इक्वल्स टू, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनकर आया, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर अदर वे राउंड लिखो, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, इजी है। अभी तक हमने ये चीज समझ आ गई है हमको कि फिजिक्स में वर्क डन कब होता है, जब फोर्स लग रही हो और डिस्प्लेसमेंट हो रही हो फोर्स की डायरेक्शन में। ये दो केसेस, दो कंडीशंस चाहिए मुझे। इसी से हमने एक एग्जांपल से समझ लिया कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यहीं से हमारी डेफिनेशन निकल कर आई, वर्क इज डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन a body produces displacement in the direction of force। फॉर्मूला क्या बना, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, इतना समझ आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे, क्योंकि आगे थोड़ा सा मुश्किल होएगा, मुश्किल नहीं, थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट्स आएंगे, डोंट वरी, पेशेंस के साथ टिके रहना। बिकॉज अब हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, एसआई यूनिट। तो देखो, फोर्स फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या पढ़ा था हमने, बताओ, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्या था फोर्स का एसआई यूनिट, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर, सिंपल है ना, न्यूटन मीटर इसकी एसआई यूनिट हो गई। ठीक है, अच्छा, क्या न्यूटन भी किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म था, ऑफ कोर्स था, है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, मास इनटू में एक्सेलरेशन, है ना, मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास का क्या होता था, किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या होता था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, याद आया। तो न्यूटन भी क्या है, किसी की शॉर्ट फॉर्म है। तो फोर्स का एक्चुअल ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, और इनटू में क्या है, मीटर। तो अब इसको अगर मैं लिख दूं, ये तो न्यूटन मीटर हो गया, यहां पर अगर इसको फर्दर सॉल्व कर दूं तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इजी। अब क्योंकि ये ऐसा यूनिट इतनी बड़ी सी बन गई है हमारे लिए, अगेन इसको भी हम छोटा शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, जैसे फोर्स को लिखा था, फोर्स का था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमने उसको छोटा सा नाम दिया न्यूटन, है ना, उनको आउट ऑफ रिस्पेक्ट हमने न्यूटन को न्यूटन के नाम से ऐसा यूनिट बनाई। ठीक है, अब ऐसे ही वर्क का भी हम छुटका सा प्यार से नाम बुलाते हैं जूल। जूल भी एक साइंटिस्ट थे, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, जिनका ये ऐसा यूनिट मतलब नाम रख दिया गया जूल। ठीक है, इस ऐसा यूनिट भी क्या बन गई हमारी, जूल। तो बेसिकली जूल क्या है, जूल इज इक्वल्स टू, यहां से क्या, न्यूटन मीटर। ठीक है, जूल और किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके पास जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके से ऐसा यूनिट थोड़ा सा इंटरचेंजेबली पूछी जाती है। जूल तो सबको याद रहता है, पर ऐसे एक्सपैंडेड फॉर्म में आप भूल जाते हैं अक्सर याद करना, याद तो करना ही नहीं, फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है, उससे आप निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, सीजीएस यूनिट क्या होता है, छोटी यूनिट, है ना, जैसे मीटर क्या है, ऐसा यूनिट, सेंटीमीटर क्या हो गई, उसकी छोटी यूनिट हो गई, सीजीएस यूनिट बन जाती है। ऐसे ऐसी हर चीज की छोटी सी यूनिट होती है। तो जूल जैसे एसआई यूनिट है, वैसे ही एक और एसआई यूनिट मतलब सीजीएस यूनिट है, छोटी यूनिट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्ग, ERG, अर्ग, अर्ग होता है। और 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल, है ना। जैसे आपका 1 मीटर से किलोमीटर में जाने में आपको पता है ना कितना 10⁻³ चीजें चली जाती हैं, ऐसे ही 1 अर्ग इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ जूल, इतनी छोटी यूनिट है ये। ठीक है, तो 1 कितना क्या लिखा है, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल, पुरानी एनसीईआरटी में लिखा था, मेंशन था, इसलिए मेंशन कर दिया मैंने। एनीवेज, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने जैसे 1 न्यूटन की डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना,
तो अब यहाँ पर भी हम 1 जूल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या होगा, देखो वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। यहाँ पर फोर्स को हमने क्या, अगर मैं ये बोलूं डेफिनेशन क्या थी वर्क की डेफिनेशन, कि जब फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जब 1 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वी कॉल इट 1 जूल। सिंपल, इजी, है ना। 1 जूल की डेफिनेशन बहुत इजी है, वर्क की डेफिनेशन अगर याद हो गई है उसी से बनेगा। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन कब, जब 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेसेस 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। आप इस लैंग्वेज में लिखो, या जैसा मैंने अभी बोला इजी सी जो वर्क की डेफिनेशन है उसी में, जहां फोर्स की बात हो रही है वहां 1 न्यूटन फोर्स कर दो, जहां डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है वहां 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, सेम डेफिनेशन। ठीक, अब थोड़ी सी पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी के क्वेश्चन को मिक्स एंड मैच करके अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा और स्टैंप लगा के पक्का कर लेते हैं। क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन लग रहा है ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जो अभी तक हमने जो सिंपल लैंग्वेज सिंपल डेफिनेशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं एनसीईआरटी की, उसी के अलोंग हमारी ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, let us take it that the force acts on the object through the displacement। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसमें वर्क डन क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में क्या, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या है, कितना लग रहा है यहाँ पर 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 8 मीटर, बस इतना सा है। 7 8 जा कितना कर देंगे 56 न्यूटन मीटर लिख दो, या फिर लिख दो 56 जूल। इजी है ना, बहुत इजी था। अब तो डेफिनेशन याद हो गई है, फॉर्मूला याद हो गया, और इतने वाले इजी बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन तो ये तो गेनिंग लेवल के भी क्वेश्चंस नहीं है। देखो नेक्स्ट देखो, विच सिचुएशन रिक्वायर्स मोर वर्क। 2 केसेस दे रखे हैं हमें, इसमें बताना है कि कौन से सिचुएशन में वर्क ज्यादा हुआ है। ये करके देखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से समझ लो। देखो वर्क डन क्या है, अभी मान लेते हैं कि अभी सेम चीज सिचुएशन चल रही है कि फोर्स इज एक्टिंग अलोंग, यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि फोर्स इज एक्टिंग अलोंग डिस्प्लेसमेंट। थोड़ी सी साफ राइटिंग, काइंडली एडजस्ट। वर्क इज इक्वल्स टू क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी तक यही पढ़ी है डेफिनेशन, है ना, ये आगे की कहानी लिख लेना। तो अब देखो 10 न्यूटन इंटू कितना होगा 20 न्यूटन मीटर, यहाँ कितना होगा 20 इंटू 1 20 न्यूटन मीटर। किसमें ज्यादा है, दोनों में बराबर, है ना, दोनों का वर्क डन क्या है इक्वल। ठीक है जी, कोई परेशानी, बेसिक बेसिक ही कर रहे हैं, डोंट वरी। अभी एक और देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 100 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है कि आप फोर्स लगा रहे हो, है ना, जहां फोर्स लगा रहे हो उसी आपका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट भी वहीं पे हो रही है। तो अगेन जो डेफिनेशन हमने बेसिक से पढ़ी उसी पे बेस्ड है, चलो करो क्या होगा। यहाँ पर देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, ये फॉर्मूला है। फोर्स कितना है नहीं पता, कितना है फोर्स, मान लेते हैं इस कंटेनर में लिखा रखा हुआ है 100 kg, इसका वेट दे रखा है, फोर्स निकालना है, फोर्स कितना होगा, फोर्स लग तो ऊपर रहा है लेकिन फोर्स होगा किसके बराबर, इसके वेट के बराबर। और वेट कितना होता है एम जी, एम कितना है 100 और जी क्या है, हम मान लेते हैं अभी 10 लेके चलते हैं, तो कितना हो गया 1000, है ना, 1000 न्यूटन इसका वेट है। तो इसका फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर कितना लग रहा होगा 1000 न्यूटन। काउंटर करने के लिए जितनी चीज भारी है उतना ही तो फोर्स लगाओगे ना ऊपर चढ़ाने के लिए, तो फोर्स कितना निकल कर आया यहाँ से 1000 न्यूटन। ठीक है जी, या फिर आप सीधा इसको यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ एम जी इंटू हाइट कितनी है एच मान लेते हैं, तो एम जी एच हो जाता। तो यहीं से हमने सॉल्व कर लिया 100 इंटू 10 और इंटू क्या वर्टिकल हाइट कितनी है 10, बस कर दो, कितना हुआ 4 0 लगा दो, इजी पीजी।
न्यूटन मीटर। तो 10,000 जूल वर्क करना पड़ेगा किसी 100 kg के पानी को ऊपर उठाने में। कितनी हाइट पर? 10 मीटर की हाइट। ठीक है, इजी है, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। देखो हमने जब फर्स्ट चैप्टर मोशन पढ़ा था, वहां हमने समझा था दो ग्राफ हमने रीड करना समझा था कि ग्राफ को रीड कैसे करते हैं। फिर हमने समझा था कि स्लोप कैसा निकलता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। और हमने पढ़ा था एरिया अंडर कर्व, है ना, बीटी कर्व, बीटी ग्राफ है, उसका एरिया अंडर बीटी ग्राफ क्या देता है, हमको क्या देता है, कमेंट करके बताओ, रिवाइज करो नहीं आ रहा है याद तो। फिलहाल हमने फिर फोर्थ चैप्टर में भी पढ़ा था। फोर्थ चैप्टर में भी जब हम इम्पल्स टॉपिक पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था कि एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, एरिया अंडर एफ एस ग्राफ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है जी, अब निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, कांस्टेंट। देखो ये ग्राफ कैसा है, कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ है ना, ये क्या है, कांस्टेंट फोर्स। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, 1 2 ऐसे ऐसे बढ़े जा रहा है। लेकिन ग्राफ कैसा है, ये 0 पे 50 था, 1 पे भी 50 है, 2 पे भी 50 है, 3 पे भी 50 है। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है लेकिन फोर्स मुझे स्टार्टिंग से एंड तक किसी ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स लगानी है, तो जहां से वो जहां तक पहुंच रहा है मुझे कॉन्स्टेंटली 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। ये क्या है, कांस्टेंट फोर्स, है ना। तो इस ग्राफ में मुझे स्ट्रेट लाइन मिल रही है, दैट मीन्स कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ठीक है जी, अब मुझे क्या निकालना है, एरिया अंडर कर्व, है ना। एरिया अंडर कर्व कैसे निकलेगा, कैसी शेप दिख रही है मुझे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब क्या है, एरिया कितना है, रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया अंडर रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। अब मुझे बताओ लेंथ कितनी है, ये यहां से यहां तक है, या इसको लेंथ, जिस मर्जी को लेंथ मान लो। यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ मान लेते हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पे लेंथ डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पर क्या है, फोर्स है, ब्रेथ है ना, ये ब्रेथ कितना है, फोर्स है, ये एफ है, ये एस है। तो यहाँ पर एस इनटू में एफ, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। ये किसका फॉर्मूला है, एफ इंटू एस किसका फॉर्मूला है, अभी पढ़ के आ रहे हैं ना। कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, सब कुछ चीजें चल रही है, तो फोर्स इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, वर्क डन। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व अगर हम एरिया निकाल दें, एरिया अंडर एफ एस कर्व हमको क्या देगा, वर्क डन। अगर इस क्वेश्चन का निकाल कर बताओ क्या निकलेगा, इसका निकालो, एरिया अंडर एफ एस कर्व निकालो, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ कमेंट करके, कितना क्या निकला, यहाँ पर कितना है, कितनी लेंथ है ये, 9, 9 लिख दो, इनटू में कितना 50, कितना आया 9 5 जा 45, 450 न्यूटन आपका वर्क डन आ गया, न्यूटन मीटर, 450 जूल आपके पास आंसर आ जाता है। इजी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द। देखो आपके सिलेबस में कांस्टेंट फोर्स ही है ना, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि हमने मोशन चैप्टर में ग्राफ को सॉल्व करना बहुत अच्छे से सीखा था, है ना, सब कुछ सारे टाइप ऑफ ग्राफ्स हमने अच्छे से किए थे। तो थोड़ा सा ऊपर लेवल पे जाते हैं, मतलब फोर्स अगर वेरिएबल है तो क्या होगा, फोर्स वेरिएबल होने का मतलब कि अभी भी हम लीनियर ही पढ़ेंगे, डोंट वरी, हम कर्व्स नहीं पढ़ेंगे, नॉन लीनियर नहीं करेंगे, लीनियर पढ़ेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन वाला। जब फोर्स चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पर 1 है तब मेरी फोर्स यहाँ पर कहीं पे है, फिर जब मेरे 2 पे आया तो मेरी फोर्स यहाँ पे कहीं पे है। इस तरीके से मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट जैसे बढ़ रहा है तो मेरा फोर्स भी बढ़ता जा रहा है ना, फोर्स मेरा बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो दैट मीन्स फोर्स कैसी है यहाँ पर मेरा कैसा है, फोर्स वेरिएबल, वेरिएबल है। पर अभी भी हम अभी थोड़ा, क्योंकि आपने लीनियर ग्राफ से पढ़े हैं अभी, तो हम वही करेंगे। आगे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको थोड़ा आप इंटीग्रेशन वगैरह की चीजें समझोगे, फिलहाल सिर्फ हमने बेसिक पर समझा हुआ है, उसी के हिसाब से कर, ठीक है। सेम तरीके से अब मुझे इस ग्राफ का वर्क डन निकालना है। आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है, अब आपको वर्क डन निकालना है। कैसे निकलेगा, एरिया, एरिया निकालो, कैसे निकलेगा एरिया, ये कैसे शेप दिख रही है, या तो आप ट्रेपीजियम ले लो, है ना, ट्रेपीजियम का एरिया अंडर सॉरी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ले लो, या फिर हमने क्या दूसरा तरीका अपनाया था, या एक ट्रायंगल, ट्रायंगल वाले को करो और इस रेक्टेंगल को करो, दोनों को प्लस कर, ठीक।
कैसे भी कर सकते हो, कैसे होगा, एरिया दोनों तरीके से कर लो, आपकी मर्जी है कंप्लीटली। एरिया ऑफ एफएस कर्व क्या है, अगर आपको ट्रेपीजियम करना है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जैसे मान लेते हैं ये ओ ए बी सी, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, ओ ए और कितना, ओ ए प्लस बी सी, इंटू में हाइट कितनी है, ये इतनी, इंटू में ओ सी, है ना, ये आपका फॉर्मूला है। कितना आया, हाफ इंटू में ओ ए कितना है, ओ ए कितना है 50, और बी सी कितना है, ये कितना होगा, ये जितना यहाँ ये है ना, जितना यहाँ ओ बी, ये मतलब सॉरी ये आपका सी बी सी जितना है वो किसके बराबर है, यहाँ से 90 न्यूटन, 50 प्लस 90 इनटू में ओसी कितना है, ओसी यहाँ से कितना आया 9, करो सॉल्व करो, हाफ इंटू कितना हुआ 0 0, 9 प्लस 5 कितना हुआ 14 इंटू में 9, ये कितना गया 70, तो 7 9 जा 630 जूल। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, जिसको एरिया ट्रेपीजियम याद नहीं आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, मोशन चैप्टर में हमने अच्छे से समझा था कि ट्रेपीजियम याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ट्राइंगल से निकाल लो। देखो इसका तो अभी अभी निकाल के आए थे, कितना निकला था, अभी देखो पीछे कितना निकला था 450, इसका निकाल लो, इसका निकालोगे तो कितना होगा, हाफ, ट्राइंगल है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या है हाफ, बेस कितना है ये है बेस, ये किसका है, किसके बराबर है, इसके, तो कितना हुआ 9 इंटू में हाइट कितनी है इतनी, तो ये अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूं, 90 में से 50 को माइनस कर दूं, है ना, मुझे ये हिस्सा निकालना है, मुझे इतना बड़ी चीज दी हुई है, ये इतना सा निकालना है ना, तो नीचे वाले को निकाल दूं बड़े वाले में से, तो 90 माइनस 50 करा कितना आया 40, बस 20, 9 2 जा 18, तो 180 प्लस 450 कर दोगे तो यहाँ से भी वही सब चीजें आ जाएंगी, 8 प्लस 5 कितना होगा 13, 4 5 6 6 30 जूल, तो यहाँ से भी सेम आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, कैसे भी जैसे मर्जी कर लो, आप इसको तोड़ के करो या इकट्ठा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगे करो, इजी है ना। तो इतना ध्यान रखना है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व आपको क्या देता है, वर्क डन, ठीक, याद रहेगा, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन की डेफिनेशन, वर्क डन की एसआई यूनिट, और अभी हमने एक नया चीज पढ़ ली कि एरिया अंडर एफएस कर्व, हमने कांस्टेंट फोर्स का भी पढ़ा और वेरिएबल लीनियर वाले का भी पढ़ा, जो आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, जो लीनियर नहीं होता तो ये मतलब लीनियर कर्व, अगर कोई ग्राफ अगर ऐसा हो गया तो कैसे करेंगे, तब भी एरिया ही निकलता है, बट तब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं हायर क्लासेस में जिसका नाम है इंटीग्रेशन, आप तब सॉल्व करोगे। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, हमने अभी तक ये समझा कि वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस केस में देखो यहाँ पे फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो गई, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है, फॉर्मूला बन गया ये, ठीक, बॉक्स उठाया और यहाँ पे आप उठा रहे हो, बारबेल उठा रहे हो, डंबल उठाओ, जो मर्जी, तो किसी चीज को उठा रहे हो, फोर्स भी इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो मेरे पास क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो वर्क डन क्या हो गया सेम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, यहाँ तक सब मजे में जा रहा था। बट मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हमेशा ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होंगे क्या, और अगर नहीं होगा तब कैसे सॉल्व करना। मान लो अगर कोई बॉक्स है ऐसा, आप कोई जैसे बच्चों के टॉयज होते हैं, मान लो एक रस्सी से आप उसको खींच रहे हो, जब किसी चीज को ऐसे खींच रहे हो तो फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इधर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अब एंगल आ गया है, तो क्या मेरी डेफिनेशन पहले जो हमने पढ़ी थी कि फोर्स लगे किसी बॉडी पे और डिस्प्लेसमेंट हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो गलत हो जाएगी क्या, तब क्या होगा, देखो अब हमारा बिल्कुल गो अल्ट्रा जुत्सु कवर करेंगे, कैसे समझो, देखो हाँ, इतनी चीज समझ आए कि अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, अभी भी हम कांस्टेंट फोर्स की बात करेंगे, अगेन वेरिएबल फोर्स की अभी नहीं बात करेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है, वो कांस्टेंट फोर्स है, कोई बॉडी पे लग रहा है लेकिन एक एंगल पे लग रहा है, जैसे आप बॉक्स को खींच लो, किसी ट्रॉली को खींच लो, लगेज ट्रॉली को खींच लो, कार को खींच लो, जिस मर्जी को, सब में देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है इधर, और फोर्स कहाँ लग रही है इधर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल है,
यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, इधर। अगेन एक एंगल है ना। यहाँ पर भी फोर्स इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, अगेन कोई एंगल। अब इसी एग्जाम्पल को, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को कि फोर्स कभी एंगल पे होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको समझेंगे। सबसे पहली चीज जो हम समझेंगे क्या, कि हम मान के चलेंगे कि जो इनके बीच में एंगल है, मान लेते हैं थीटा है। नया वर्ड सुन रहे हो, कोई बात नहीं। अभी मैंने एडवांस सिलेबस जब कराया था तब भी मैंने ये थोड़ा सा हल्का सा टच करवाया था, जो हमने टॉर्क कंप्लीट किया है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आपने एडवांस कवर नहीं किया है तो इतना समझो, एंगल का नाम रख दिया, जैसे 30 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी होता है, हमने नाम रख दिया, एक्स वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे हमने थीटा नाम दे दिया। उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे, है ना। एक ऐसा जीरो बनाओ या क्यू बनाओ, ऐसा जीरो बनाया और बीच में से उसको एक लाइन डाल दी, इसको थीटा बोलते थे, ठीक। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ फोर्स लग रही है, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई एस, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ठीक। अब क्वेश्चन जो था हमारा कि जब वर्क की डेफिनेशन थी कि वर्क डन हुआ है, फोर्स लगी है और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तब मेरा फॉर्मूला बनता है एफ इंटू एस। तो क्या ये चीजें चेंज है, गलत डेफिनेशन पढ़ रहे थे, नहीं। मैंने फिर तब भी कहा था इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसी में एनसीईआरटी ने खेल दिया। आपको कुछ कॉन्सेप्ट से ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आपको आती नहीं है, इस वजह से उन्होंने ये लाइन लिख दी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसी से आपको समझना है। देखो बेसिक सा समझोगे ना, जो एनसीईआरटी में लिखा है W इज इक्वल टू एफ एस, ये सब करते हुए चले जाओगे तो एक है ना छोटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको मिस आउट हो जाएगा। मैं भी वैसे ही करा देती, बट आपको डेफिनेशन का रियल मीनिंग समझो। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसे ही नहीं लिख दिया है उसने, बहुत दिमाग लगाकर सोच कर लिखा गया है। ये वाली बात कैसे है, मतलब समझो। हमने डेफिनेशन पढ़ी, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दो फॉर्मूला बताए मैंने आपको उसके, क्या बोला कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक दो फॉर्मूला लिखे थे ना हमने। मतलब क्या है इसका, देखो, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। याद आया, मोशन चैप्टर में समझा था, मोशन और फोर्स को भी समझते हुए करा था हमने। वेक्टर क्वांटिटी सबको पता है क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। जब वेक्टर क्वांटिटी है और किसी एंगल पे, देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एस इधर, वर्क डन की डेफिनेशन बोलती है जब मेरा फोर्स किसी एंगल पे है, उसने बोला कि मुझे वर्क डन की डेफिनेशन में क्या बोला कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में पूरा एफ उठकर नहीं आएगा डिस्प्लेसमेंट करने, फोर्स क्योंकि एक एंगल, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स एक एंगल पे लग रहा है, तो पूरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट कौन कर रहा है, इस वेक्टर क्वांटिटी का, इस फोर्स का वेक्टर जो है, हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। थोड़ा अगेन हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे, फिलहाल सिर्फ छुटका सा इतना सा समझो। ये जो वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसको हम दो एक्स, ग्राफ पढ़ा हुआ है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा है, इतना चीज तो जब मोशन चैप्टर पढ़ा था, है ना। ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल, है ना, वाई क्या है, वर्टिकल। तो इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया मेरा, एफ हॉरिजॉन्टल, और ये क्या हो गया, एफ वर्टिकल। एफ वर्टिकल क्या, मेरा कोई जो जब हमने फोर्स लगाया तो जो मेरा ऑब्जेक्ट तक क्या ऊपर मूव करके गया है, नहीं, ऊपर कोई मोशन नहीं हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट हवा में थोड़ी उड़ जाएगा। ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ स्लाइड कर रहा है, इधर, इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है ना। वर्क डन की डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो और फोर्स लगे इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या अदर वे राउंड। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, देखो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट प्लीज स्टे विद मी, होएगा, बिल्कुल समझ आएगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, बट समझो क्या बोला डेफिनेशन में, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू में डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस जब हम फोर्स एफ लगा रहे हैं तो पूरा फोर्स काम नहीं आ रहा, कौन काम आ रहा है वर्क करने में, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, इधर,
हॉरिजॉन्टल फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर। तो ये दोनों कंपोनेंट्स हैं जो एक्चुअल में मेरा डेफिनेशन, तो ये जो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअल में क्या है, ये मेरा एफ एच, या मैं बोल दूं कि एक छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ फोर्स है। जैसे मान लिया ये 50 है ना, तो ये कंप्लीट 50 न्यूटन, मैं 50 इंटू मान लेते हैं यहाँ 10 हो गया, तो 50 इंटू 10 नहीं करूंगी इस केस में, पूरा 50 न्यूटन कुछ काम ही नहीं कर रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट कुछ नहीं कर रहा, उसने कोई वर्क नहीं किया, बल्कि वो तो क्या कर रहा है एक्चुअल में, कर क्या रहा है, उसका जो ये मान लेते हैं ये मेरा एम है, तो ये एम जी को बैलेंस कर रहा है, एम जी को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि मोशन नहीं हो रहा नीचे, एम जी को बैलेंस कर रहा है, उसको कोई काम नहीं है। कौन इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और यही चीज हमारा डायरेक्शन, सॉरी वर्क की डेफिनेशन में, फोर्स फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसिंग डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है उसके हिसाब से नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो दोनों वेक्टर है ना, फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी। अभी मैंने क्या किया, फोर्स को, फोर्स ऐसा था एंगल पे था, उसको एक्स वाई एक्सिस में बांट दिया, है ना। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर है, इसको भी तो बांट सकते हो। इसको कैसे बांट सकते हैं, ये मेरा एस है, इसको मुझे फोर्स के अलोंग करना है, तो अगेन क्या होगा, फोर्स एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट का फ्रैक्शन, ये अगेन एक्स वाई एक्सिस वाई एक्सिस, एक ये किसी एंगल पे है ना, फोर्स और एंगल पे है, तो एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट का फ्रैक्शन, कुछ हिस्सा, कोई डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा सा हिस्सा काम कर रहा है वर्क करने में, है ना। डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर, तो डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा सा एफ के डायरेक्शन में जाता हुआ हिस्सा, फोर्स इनटू में क्या, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये इन्वॉल्व है काम करने में। समझ आई, कोई थोड़ी छोटी सी चीज समझ आई, डेफिनेशन, इसको समझो इसको समझो, दोनों एक बात है, एक ही बात कर रहे हैं दोनों। अगेन जैसा मैंने कहा था 3 इंटू 2 करो, 2 इंटू 3 6 ही आ रहा है ना, वही बात है। मैंने बस यहाँ इससे कंफ्यूज मत होना कि उड़ के थोड़ी ऊपर जा रहा है, वो नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा, लेकिन कौन काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, कौन सी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, और फोर्स कर रहा है। यहाँ पर अदर वे राउंड समझ लिया, ऊपर हमने इस तरीके से समझ लिया कि फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के अलावा उसी को इन्वॉल्व करेंगे। समझ आया, तो क्या बोला जा रहा है, जो इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स या इन दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो बात हो रही है एक्चुअल में क्या है, उस अगर कोई वेक्टर किसी एंगल पे है तो उसका कुछ हिस्सा है, कुछ फ्रैक्शन है, थोड़ा सा हिस्सा है जो इन्वॉल्व है एक्चुअल में वर्क करने में। ठीक है, अभी अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े, देखो कहाँ समझाओ, यहाँ समझो, अगर अभी तक जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हमने, क्या हो रहा था, फोर्स लग रही थी इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रही थी इधर, है ना। तो फोर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इंटू एस हम डायरेक्ट लिख रहे थे, हमें उसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, है ना। उसको हम तोड़ना कब पड़ा मुझे, जब ये एंगल आया, किसी एंगल पे आया, तो मुझे उसको डायरेक्शन में लाना पड़ा, दोनों को एक एक डायरेक्शन में आना पड़ा, क्योंकि वर्क तो यही कहता है, वर्क की कंडीशन है कि फोर्स लगनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर फोर्स होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू में डिस्प्लेसमेंट, अदर वे राउंड। ठीक है, चलेगा, थोड़ा सा समझ आया, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का इंपॉर्टेंस समझ आए, आप डोंट वरी, आपको ये सब चीजें ऐसा अप्लाई नहीं करना है अभी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ आना बहुत जरूरी है कि ये डेफिनेशन में इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्यों लिखा था, क्योंकि फिर एक्चुअल में क्या होता है ना, हम पढ़ के जाते हैं 9th क्लास में ये वाली डेफिनेशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ के जाते हैं, और जब हम 11th में जाते हैं तो अब हमारे पास कुछ और डेफिनेशन होती है जो मैं अभी आगे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो ये दोनों हम क्या तब गलत पढ़ रहे थे क्या, नहीं, एनसीईआरटी ने तब भी मेंशन किया, 9th में भी मेंशन किया है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसको स्मार्टली प्ले कर दिया, और उन्होंने सारे एग्जांपल ऐसे दिए कि जहां फोर्स लग रही है और एस दोनों सेम। ठीक है, तो आपने मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से दे दिया और अपनी डेफिनेशन को जस्टिफाई कर दिया, तो लेकिन आप भूल जाते हो कि भाई एस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये भी बोला, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो एंगल वाले टाइम पे भी उन्होंने ये चीज मेंशन कर दी है कि एंगल वाला केस भी बन सकता है, ऑफ कोर्स बन सकता है, फोर्स हमेशा पैरेलल थोड़ी चलेंगे, टेढ़ा बेड़ा कहीं पे भी जा सकती है। ठीक है, अब समझो आगे, अगर ऐसा है तो हम इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, वेक्टर है,
ये जो वर्टिकल कंपोनेंट बोल रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल रहे हैं ना, फोर्स था ना, ये फोर्स है, ये फोर्स था, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था जो काम आ रहा था, वर्टिकल वाला नहीं आया काम, इसको काम नहीं लाया गया, इसको यूज किया गया, इस फोर्स का एक छोटा सा फ्रैक्शन यूज किया जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था। ऐसे ही वर्क डन दूसरा, इस केस में फोर्स को यूज किया गया और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा हिस्सा यूज किया गया जो फोर्स की डायरेक्शन में था वर्क डन निकालने के लिए। पर ये होते क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता क्या है, वो चीज भी समझेंगे। ठीक है, अभी समझते हैं। इतना चीज समझ आई आपको, ये वाली डेफिनेशन समझ आएगी, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो छोटे से हिस्से की बात हो रही है अगर एंगल पे है तो। ठीक, अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आपका, ट्रिग्नोमेट्री आपने नहीं पढ़ी हुई है ना, थीटा, आपका कॉस थीटा साइन थीटा, ये सब चीजें आपने नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी क्यों आप आने वाली क्लासेस में ही पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे, डोंट वरी, बट फिलहाल मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, डिटेल में पढ़ना मैथ्स में, फिर बिना मैथ्स को टच किए अभी तक हमने जो पढ़ा यहां से समझ आ गया। ठीक है, बिना मैथ्स को टच करे ये कॉन्सेप्ट है, ये डेफिनेशन है, ठीक, चल जाएगा काम, लेकिन स्टिल मुझे थोड़ा सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जिससे आपके जो न्यूमेरिकल्स बने, जो आपके केसेस बने, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बने, वो आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ये, वरना आप यही सोचते रह जाओगे हॉरिजॉन्टल कहाँ पे बनाऊं, वर्टिकल कहाँ पे बनाऊं, है ना, तो मुश्किल हो जाएगा। हल्का सा टच करूंगी, घबराना नहीं है, कुछ चीजें नहीं, पहली बार पढ़ोगे, डोंट वरी, बट पेशेंस के साथ। ठीक है, अभी जितने क्वेश्चन हम करेंगे आप यूज टू हो जाओगे उनसे। ठीक है, चलो क्या हुआ देखो, कांस्टेंट फोर्स था, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा। अब लिटरली ये सारी लेवल की कहानी है कि आपके पास फोर्स था, मैंने आपको बताया कि फोर्स किसी एंगल पे है, कितना एंगल पे है, थीटा, थीटा से घबराना नहीं, एंगल का बस नाम दिया है, नामकरण किया हुआ है। अब फोर, इस वेक्टर को, ये वेक्टर था, इसको मैंने दो हिस्सों में बांट लिया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया इसने थीटा। अब मुझे बताओ, ये दोनों, ये दो ट्राइंगल नहीं लग रहे हैं, है ना, ये ट्राइंगल लिख रहे हैं कैसे, 90 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल लग रहे हैं। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ओ, इस ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ये कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, इतनी बात समझ आई। अब ये जो, अब मेरे को आपको यहाँ पे देखो नीचे कॉस समथिंग दिख रहा है, ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अगेन मैंने आपको जब टॉर्क पढ़ाया था तब मैंने साइन का आपको बताया था, घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, फिलहाल इतनी सी बात समझो, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस नाम रखा है, आप ये समझो अभी कैसे क्यों रखा है। देखो कॉस थीटा, अगर मैं बोलूं तो कॉस थीटा को हम कैसे, एक रेशियो है, कॉस और साइन टेन, ये जो जितने भी नाम है ये रेशियो है। रेशियो मतलब जैसे आप 3/2 लिखते हो, ये क्या है, एक रेशियो है ना, 1/2 लिखते हो, ये रेशियो है। तो आपका ये जो कॉस टेन है, ये भी रेशियोज है, किसी ट्राइंगल के रेशियोज। कैसे, किस चीज से रिलेटेड है, कॉस थीटा किससे बनाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो पढ़ा हुआ है ना आपने। बेस क्या है, स्पेलिंग थोड़ी सी समझ लेना, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस, ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस क्या हो गया ये, हाइपोटेन्यूज क्या होता है ये, और हाइट क्या होती है ये, है ना। तो बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ओबी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ओ ए। ठीक है, देखो समझो, बेस, हमने ये चीज समझा कि कॉस क्या है, रेशियो है बेस और हाइपोटेन्यूज का। एक ट्राइंगल ले रखा है हमने, ऐसा एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है राइट एंगल, तो ये बेस हो गया, ये आपका हाइट हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो कॉस किसका रेशियो होता है, बेस का और हाइपोटेन्यूज का। तो मैंने लिख दिया ओ बी अपॉन में ओ ए, इतनी सी बात, कोई परेशानी, कोई थोड़ी देर। देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, दिस एफ एच, है ना। ओबी क्या है, नथिंग बट एफ एच, एफ एच, ओ ए कितना है, ओ ए क्या है एफ। अगर मुझे एफ एच निकालना है, क्योंकि मेरे वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू में डिस्प्लेसमेंट। यहां हमने पीछे देखा था कि क्या था, एफ एच इंटू में एच, है ना। तो यही चीज मैंने यहां पर करा कि मुझे एफ एच निकालना है। ये देखो मेरे पास क्या आया, cos थीटा इज इक्वल टू एफ एच अपॉन एफ।
एफ एच अगर मुझे निकालना है तो एफ एच क्या होगा, एफ कॉस थीटा। अब देखो इस वर्क डन का फॉर्मूला में अगर मैं रख दूं, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वर्क इज इक्वल टू एफ एच इंटू में क्या, एस। तो क्या हुआ, एफ कॉस थीटा इंटू में एस। या फिर दूसरी डेफिनेशन जो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स था उसके हिसाब से अगर मैं करूं, क्या हो जाएगा, एफ इंटू में एस कॉस थीटा। मतलब एस को अगर मैं यहाँ एफ की बजाय एस को तोड़ दूं टुकड़ों में तो मेरे पास एफ इंटू एस कॉस थीटा आ जाएगा। तो बेसिकली जो मेरे पास फॉर्मूला बन निकल कर आया वो क्या बन निकल के आया, एफ एस कॉस थीटा। समझ आया, थोड़ा सा कुछ घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हमने समझा कि जब कोई एंगल होता है, एंगल पे फोर्स लगती है तो पूरा फोर्स काम नहीं कर रहा वर्क डन की डेफिनेशन में, उसका थोड़ा सा हिस्सा है फोर्स का। कौन सा हिस्सा, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। इस केस में कैसा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की कुछ वैल्यू आनी चाहिए थी जो आप हायर क्लास में, ये फॉर्मूला आप 11th में पढ़ोगे, है ना। अगर कोई ओलंपियाड वगैरह कर रहा है तब भी आपको ये काम आएगा फॉर्मूला। फिलहाल थोड़ा सा जितना बेसिक से मैं समझा सकती थी उससे समझाया है, बिना आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज करें, ये है जिसमें फ्रैक्शन यूज हो रहा है ना। उसके आगे क्या है, जहां पे हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को टच कर रहे हैं, जो मैंने समझाया, कॉस क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज का फ्रैक्शन। बेस और हाइपोटेन्यूज का फ्रैक्शन आ गया हमारे पास, और यहाँ पर उसी से मैंने निकाला कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, एफ कॉस थीटा। और मैंने जब वर्क डन के फॉर्मूले में रखा इसको तो मेरे पास क्या निकल कर आ गया, एफ कॉस थीटा इंटू एस, या फिर एस को तरफ से लिख दोगे तो बेसिकली ये मेरे पास फॉर्मूला बनकर आता है। ठीक है, अब ये जो थीटा है क्या है, एंगल है ना। ये थीटा क्या है, एंगल। ये 0 डिग्री भी हो सकता है, ये 30 डिग्री भी हो, 35 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 60 90 कुछ भी हो सकता है ना। तो हम कुछ वैल्यूज हैं कॉस की जो हम याद कर लेते हैं। ये टेबल है जैसे साइन कॉस रहेंगी, आप अगेन 10th क्लास में करोगे, डोंट वरी, आप ये सब चीजें 10th क्लास में याद करोगे। फिलहाल मैं आपको कुछ वैल्यूज हैं जो मैंने ये टेबल यहाँ पे बना दी है, अभी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो थोड़े से एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस करेंगे तो उनको आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके ये वैल्यूज याद हो जाएंगी, याद नहीं करना, डोंट वरी। पर यहाँ पर क्या वैल्यूज हैं जो मैं एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 क्या होता है, 1। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। कॉस 90 कितना होता है, 0। कॉस 90 क्या होता है, 0। और कॉस 180 क्या होता है, -1। इतनी बात समझ आई। याद कौन सी वैल्यू रखनी है, एक तो कॉस 0 और एक कॉस 90 और एक कॉस 180, ये मिनिमम। ठीक है, ये थोड़ा सा ये आइडिया याद रखो, बहुत इजी हो जाएगा, चीजें समझने में, न्यूमेरिकल करने में इजी हो जाएगा। तो कॉस 0 1, 0 देखो डी में भी आप अपना देखो कैसे आप प्रोटेक्टर में बनाते हो ना, तो 0 पे क्या है, कॉस 0 क्या है, 1। 90 पे क्या है, 0। और कॉस 180 पे क्या है, -1। तो 0 और 180 कैसे है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहाँ पर 1 है, कॉस 0 अगर 1 है तो कॉस 180 क्या है, -1। और कॉस 90 क्या है, 0। ठीक, इजी पीजी। इजी नहीं है, डोंट वरी, आपके लिए नहीं है, आई नो थोड़ा सा टफ हो रहा होगा, बट डोंट वरी, होएगा सॉल्व, ये भी होगा। देखो तो बेसिकली हमारे पास, हमने मैंने आपको समझाया वो यही है कि आप अगर ये सिचुएशन आपकी बन रही है तो हमारे पास क्या हुआ बेसिकली कि ये फोर्स एफ एच, ये एफ, तो मेरे पास एफ एच इंटू एस है, यानी कि एफ कॉस थीटा इंटू एस है। या फिर एस को हमने फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स के उसमें कर दिया तो मेरा एस एफ है यहाँ पर, एस एफ कॉस थीटा इंटू एस, या फिर एफ इंटू एस कॉस थीटा, एक ही बात, दोनों फॉर्मूला एक ही। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, बहुत इजी है, सॉल्व कर लोगे, डोंट वरी, पेशेंस के साथ। देखो इसी पे बेस्ड हमारे पास टाइप ऑफ वर्क आते हैं जो एनसीईआरटी में है, वहां पे कॉस से नहीं समझाया हुआ, लेकिन आप क्योंकि आपने थोड़ा कॉस से कॉस थीटा वगैरह समझ लिया है तो आपके लिए थोड़ी इजी होंगी बातें समझना। देखो सबसे पहली बात आती है पॉजिटिव वर्क, जो अभी तक हम जितने एग्जाम्पल कर रहे थे वो सारे पॉजिटिव वर्क के थे। क्या हो रहा था उनमें, फोर्स था और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में।
जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल मूव कर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल, यानी कि थीटा क्या हो गया, 0। वर्क डन का अभी फॉर्मूला पढ़ा हमने, एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा जब थीटा 0 है, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना होगा कॉस 0, यहाँ पे एफ एस कॉस 0 एफ एस इंटू में 1 कितना हो गया एफ एस। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बना, एफ एस। ठीक है, तो अभी तक आप जितने भी एग्जांपल्स पढ़ रहे थे वो वर्क का स्पेशल केस था बेसिकली, है ना, सब पॉजिटिव वर्क के केसेस पढ़ रहे थे, पॉजिटिव वर्क के एग्जांपल्स पढ़ रहे थे जो न्यूमेरिकल सम कर रहे थे। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, ठीक है, एग्जांपल्स भी करेंगे हम इनके अभी, डोंट वरी, बट अभी बस डेफिनेशन पे ध्यान दो। अब नेक्स्ट आता है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन की क्या कहानी में, चलो जीरो पे भी आते हैं, पहले नेगेटिव पे समझते हैं। नेगेटिव वर्क डन इजी है, अभी बताया मैंने कैसे बोला, अगर मेरा फोर्स इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए, अजीब लग रहा है, होगा ये भी होगा, तो ऐसा भी होता है, फोर्स आप इधर लगा रहे हो, किसी चीज को आप इधर खींच रहे हो, फोर्स इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उल्टी डायरेक्शन में हो जाए, ऐसा भी होता है। तो अगर ऐसा है तो मेरा थीटा कैसा बना, इनके बीच में कैसा थीटा बना, फोर्स मेरा इधर है, एस मेरा इधर है, कैसा एंगल है 180 डिग्री। तो W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस 180। कॉस 180 कितना है, अभी बताया था, कॉस 0 अगर 1 है तो कॉस 180 क्या हो गया -1। तो यहाँ पर क्या आया एफ एस -1, यानी कि एफ एस नेगेटिव का ये क्या हो गया मेरा नेगेटिव वर्क डन। ठीक, एग्जाम्पल अभी बताते हैं, सबके एग्जाम्पल समझेंगे, डेफिनेशन बस ध्यान समझ ध्यान से थोड़ा सा डेफिनेशन पे ध्यान दे लो। क्या है देखो, नेक्स्ट देखो, जीरो वर्क डन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तो बहुत एग्जाम्पल्स हमारी पुरानी एनसीईआरटी में भी बहुत थे, अभी भी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बनते हैं इस पे, तो ये अच्छे से करेंगे हम, डोंट वरी। अब इस केस में क्या है, मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए, 90 डिग्री पे हो जाए, मतलब फोर्स में इधर लगा रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो जाए, ऐसा ऐसा भी होता है, ये भी होगा, अभी समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, फोर्स इधर लगा रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए, या फिर उल्टा कह लो, फोर्स इधर लगा रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट इधर चली जाए, तो 90 डिग्री बन रहा है मेरा, फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो 90 डिग्री बन रहा है। ये विजिबल था, ये नेगेटिव वर्क डन का दिखा था ना सबको, क्या था नेगेटिव वर्क डन, फोर्स और एस के बीच का 180 डिग्री, 180 डिग्री वैल्यू -1 थी, तो वर्क डन कितना आ गया एफ एस। यहाँ पर अब जीरो वर्क डन है, कहाँ पे खड़ी हूँ जीरो वर्क डन है, मेरा क्या है थीटा 90, तो वर्क डन क्या हो गया एफ एस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या है, देखो कॉस 90 की वैल्यू क्या है 0, तो क्या होगा एफ एस इंटू में 0। अब 0 में तुम जितना मर्जी फोर्स का लगाते रहो, फोर्स तुम 100 न्यूटन का लगाओ, 1000 न्यूटन का फोर्स लगाओ, चाहे वो ऑब्जेक्ट कहीं से कहीं चली जाए, मेरा क्योंकि एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या हो गया 0। कंडीशंस याद है, क्या थी कंडीशंस, कि फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वहां पे भी ये लाइन लिखी हुई थी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वर्क डन क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल जा रहे हैं, नेगेटिव वर्क डन क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री पे है, और जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे आ जाएगा तो मेरा वर्क डन 0। ठीक, कोई परेशान, कोई एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बहुत इजी है। देखो पॉजिटिव वर्क डन, नारुतो ने सास्के को पंच किया, जिस डायरेक्शन में पंच किया उसी डायरेक्शन में सास्के चला गया, तो फोर्स इधर लगाया तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया वर्क डन पॉजिटिव। जैसे आप चेयर को पुश कर रहे हो, चेयर आगे जा रही है, आपने फोर्स भी इधर लगाया है और वो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रही है, पॉजिटिव वर्क डन। बाहर की तरफ खींच रहे हो, इधर आ रहा है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, अगेन पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन में क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन सोचो, जैसे लूफी, अभी क्या हो रहा है, लूफी कैनन आता है उसके ऊपर,
कैनन उसके क्योंकि वो रबर का है, उसने कैनन को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। कैनन ऐसे आ रहा था, लेकिन उसने उसको रोक, कैनन इधर आ रहा है, लेकिन उसने अपने टमी से, रबर का है तो उसने टमी से फोर्स कहाँ लगाया, उसकी स्पीड को कम करने के लिए, इस डायरेक्शन में, है ना। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, फोर्स कहाँ लग रही है, इधर, समझे। आपका फोर्स इधर आ रही है, आप किसी भी बॉल को ही कैच करने के लिए समझ लो, बॉल आपके पास आ रही है ना, बॉल आ रही है आपके पास, लेकिन आप उसको पकड़ने के लिए क्या करोगे, फोर्स तो उधर लगाओगे ना, उस डायरेक्शन में, नहीं तो बॉल तो आगे चली जाती रहेगी। तो रोकने के लिए फोर्स आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई, मूवमेंट इधर, तो 180 डिग्री। एक बहुत फेमस एग्जांपल बन जाता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या, फ्रिक्शन भी क्या होता है, मोशन इधर हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रही है, उससे ऑपोजिट, तो क्या हो गया, आपका नेगेटिव वर्क डन। तो फ्रिक्शन भी आपका क्या बन जाता है, नेगेटिव, याद रहेगा, है ना। अच्छा, दूसरा ये एग्जांपल देखना कि आपका स्कूटर है, उस पे ऐसे पैर से पुश कर रहा है, पैर से पीछे पुश किया, फोर्स कहाँ लग गई, इधर, फोर्स इधर लगी है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई है, आगे, तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव। कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, समझ आया एग्जांपल। अब जीरो वर्क डन की कहानी देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टांजिरो ऐसे मूव, यहाँ पे नेजुको उसको मूव कर रही है, किसको बिठा के, आप टांजिरो को, तो उसको किसी चीज को उठाने के लिए आप उसका वेट क्या है, नीचे लग रहा है, उसको उठाने के लिए मुझे फोर्स तो ऊपर लगाना पड़ेगा ना, है ना। ये ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इसको उठाना है तो मुझे अगर ये हटाऊंगी तो वो नीचे गिरेगा ना, अगर मुझे इसको उठाने के लिए मुझे फोर्स कहाँ लगाना पड़ रहा है, ऊपर, और अब मैं इसको ऐसे मूव करूं, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, इधर, तो क्या एंगल बना, 90 डिग्री। समझ आया, क्या हुआ यहाँ पर, फोर्स उठाने के लिए मैंने फोर्स लगाया ऊपर, मूवमेंट हुई इधर, तो मेरा क्या हुआ एंगल, 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे नीचे ये वाला एग्जांपल भी दिख रहा है आपको, बैग पकड़ रखा है, तो बैग के लिए फोर्स कहाँ लगाना पड़ रहा है, इधर, मूवमेंट कहाँ हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की इधर, तो 90 डिग्री का हो गया। कोई और एग्जाम्पल सोच सकते हो, सोचो, कुली है, सामान लेकर ऊपर चल रहा है ना, तो फोर्स कहाँ लगाएगा, ऊपर, फोर्स ऊपर लग रहा है, मूवमेंट इस साइड में हो रही है, तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार जो कंफ्यूजन होती है, देखो, एक्स वाई प्लेन समझ आता है ना, देखिए एग्जाम्पल समझो, ये एग्जाम्पल समझो, ये आपके पास एक प्लेन है ना, अब मान लेते हैं आप ऐसे जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, फोर्स ऐसे लग रही है, इस देखो, इस बुक को उठाने के लिए मैंने फोर्स तो ऐसे ही लगानी पड़ेगी ना मुझे, फोर्स तो हमेशा ऊपर ही है, फोर्स इसी तरह डायरेक्शन में, लेकिन आप एक जगह पे ऐसे जा रहे हो, ठीक है, ऐसे टेढ़े में जा रहे हो, है ना, फोर्स अभी भी ऊपर लग रही है, तो क्या एंगल होगा, एंगल बदलेगा क्या, नहीं, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है ऊपर वाला, तो ये बुक और ये ऊपर वाला प्लेन हमेशा 90 डिग्री पे है ना, जैसे ये एक्स एक्सेस है, ये एक्स, ये वाई, ये हमेशा 90 डिग्री पे है ना, तो आप इस पे कहीं पे भी चल लो इस डायरेक्शन में, लेकिन 90, ये हमेशा ही 90 डिग्री रहेगा ना इससे, तो आप कभी चल के इधर आओ चाहे, या चल के इधर जाओ, या चल के इधर जाओ, फोर्स तो मुझे हमेशा कहाँ लग रही है, ऊपर, तो 90 हमेशा, ये मेरा फोर्स इस प्लेन से कैसा है, 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है जब आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि थोड़ा सा ट्रिकी करना होता है, तो वहां पर वैल्यू चेंज कर देते हैं या बोल देते हैं कहाँ इधर से उधर मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी बन जाते हैं, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान समझना, ठीक है, कि आप कहीं भी मूव कर रहे हो अगर, लेकिन फोर्स अगर ऐसा लग रहा है और किसी भी प्लेन में मूव, ये आपके फोर्स है, इधर लगे, इधर लगे, इधर लगे, इधर लगे, हमेशा 90 डिग्री है, ये ध्यान रखो, ठीक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन acts on a body, moves it through the distance of 4 meter on a horizontal surface. Calculate the work done if the direction of force is at an angle of 60 degree to the horizontal surface. ठीक है जी, क्या बोला, 50 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, 4 ये ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गई है कितना, 4 मीटर का, ठीक है, यहाँ आ गई है 4 मीटर पे, कितना एंगल है इसका, 60 डिग्री पे फोर्स लग रही है, बस। अब क्या है, वो अभी हमने पढ़ा था वर्क डन का फॉर्मूला, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस, यहाँ पर थीटा कितना है, कॉस
60 डिग्री। cos 60 क्या होती है, यहाँ से देखो cos 60 क्या है 1/2, तो cos 60 कितना हो गया एफ एस 1/2। अब देखो फोर्स कितना था 50, एस कितना था 4 इंटू में 1/2, 2 से 4 उड़ गया, कितना हुआ 100 जूल। ठीक, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है ना, बस अगर आपने कॉस का मतलब समझ लिया, कॉस का मतलब क्या था, रेशियो है ना, याद रखोगे तो फॉर्मूला क्या बन गया एफ एस कॉस थीटा। बस अब कॉस थीटा की कुछ कुछ वैल्यू जीरो पे मुझे समझ आ गया, कॉस जीरो होता है मतलब वो पैरेलल है, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, तो क्या वैल्यू हो जाएगी एफ एस, कब होगी जब थीटा क्या है जीरो। और क्या होगा जब वर्क डन जीरो हो जाएगा, कब जब थीटा क्या है 90, यहाँ पे क्या है 1 की 1 है, यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस एफ एस हो जाएगा, कब होगा ये जब थीटा 180 डिग्री है, ये तो ये -1 है क्योंकि वैल्यू, ये तीन तो याद रखनी है ना, ये तीन तो मिनिमम है जो याद रखना है, क्योंकि यहाँ इसे हमने टाइप है तो आपके एनसीईआरटी में भी है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क डन एंड ऑल। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है आपके लिए, बट फिर भी अगर आप एफ एस कॉस थीटा याद कर लेते हैं, अगर अगर ओलंपियाड वगैरह में अगर आपसे 9th स्टैंडर्ड इसी एज में आपसे पूछा जाएगा तो आपको जरूर वैल्यूज लिख कर दी जाएगी, बट उसके लिए आपको एफ एस कॉस थीटा पता होना चाहिए, है ना। कोई बात नहीं, हो गया, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, चलो आगे देखते हैं। देखो अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक हमने स्केलर और वेक्टर की कहानी समझी और हमने इसी तरीके से समझा कि इसका फॉर्मूला है, इसका वैल्यू जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन था, तो फोर्स क्या मास था, स्केलर था, एक्सेलरेशन क्या है वेक्टर है, तो हमने कहा फोर्स भी क्या है वेक्टर है, फोर्स को भी डायरेक्शन चाहिए, फोर्स क्या है आपको चाहिए। यहाँ वर्क डन की क्वेश्चन आता है कि वर्क डन मेरा स्केलर है या वेक्टर है, इसमें कहानी क्या बनेगी। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, मोटी मोटी चीज में क्या है एफ एस कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। फोर्स क्या है वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर, एंगल एंगल कुछ एंगल का कोई डायरेक्शन नहीं होती है, एंगल का कुछ लेना देना नहीं है अभी फिलहाल, इस पे नहीं जाते। देखो वर्क डन में डायरेक्शन मैटर नहीं करती, कंफ्यूजन हो रही है, वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव है जीरो भी है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि मुझे वर्क डन की डायरेक्शन पता लग गई, मुझे वर्क डन से सिर्फ इतना पता चल रहा है कि किसी अगर मेरी वर्क डन पॉजिटिव है या वर्क डन नेगेटिव है, मुझे सिर्फ इतना पता चल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट पे पर काम किया जा रहा है या किसी ऑब्जेक्ट से काम लिया जा रहा है। डिफरेंस समझ आया, पॉजिटिव अगर वर्क डन है तो मैं किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रही हूँ, और अगर नेगेटिव वर्क डन है मैं किसी ऑब्जेक्ट से काम करवा रही हूँ, मुझे सिर्फ इतनी बात पता चल रही है, बेसिकली मुझे एनर्जी फ्लो पता चल रहा है इस पॉजिटिव नेगेटिव से, एक रीजन ये है। दूसरा, मुझे जो वर्कडन जो है बेसिकली जो है उसकी डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता, मुझे 50 जूल 20 जूल इतना मुझे उसकी मैग्नीट्यूड से लेना देना। और जो आप हायर क्लासेस में समझोगे, जब मैंने बोला कि वर्कडन क्या है एफ एस कॉस थीटा, ये बेसिकली क्या है एक डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर को जो मल्टीप्लीकेशन होती है तो दो तरीके के होते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक डॉट प्रोडक्ट होता है, अब्बा डब्बा चब्बा है कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस इतनी से समझो बात, एफ डॉट एस होता है मतलब दो वेक्टर का जब स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है तो वैल्यू हमेशा हमारे पास स्केलर होती है। कुछ नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आप समझो बस कॉस थीटा की वजह से डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है और उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो हमेशा, जैसे 3 2 है ना, 3 2 6 कर रहे हैं, तो वो हमेशा वैल्यू क्या निकल कर आ रही है मेरे पास एक 6, एक मैग्नीट्यूड आ रही है, उसके डायरेक्शन से पता नहीं चल, उसका डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, और जो -6 आ भी रहा है तो वो बस इतना पता चल रहा है मेरा कि मुझे इस सिस्टम पे काम कराना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब पॉजिटिव कर रहे हैं तो क्या कर रहे हो भाई, पॉजिटिव वर्क में फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, तो आप इस ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हो, है ना, ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, उसकी एनर्जी बढ़ गई है, अब वो एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी फ्लो हो गई है ना, एनर्जी इसके अंदर आ गई है, लेकिन आप किसी ऑब्जेक्ट को जब आप एक फोर्स इधर लगा रहे हो लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट इधर आ रही हो, नेगेटिव जो डायरेक्शन है, नेगेटिव जो उसकी वैल्यू आ रही है, उसका मतलब क्या है, उसको आप रोक, उससे एनर्जी ले रहे हो, उस सिस्टम से आप एनर्जी छीन रहे हो, उसकी एनर्जी की फ्लो जो है वो बाहर की तरफ, तो यहाँ पर हमारे जो नेगेटिव साइन है वो एनर्जी फ्लो देता है। थोड़ा सा समझ आया कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो समझो कि वर्क डन इवन दो मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है स्केलर वेक्टर है, बट फिर भी वर्क मेरा कैसा होता है स्केलर। ठीक है, कितनी बार समझ आई। अब देखो यहाँ पर पास
स्केलर क्वांटिटी रहेगी, मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन से उसका लेना देना नहीं, वर्क को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। ये कुछ रीजंस हैं। जस्ट फिजिकल मीनिंग, इट मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। मैथमेटिकल रीजन मैंने आपको बता दिया कि कॉस थीटा है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन हमको बस ये बताता है कि जो एनर्जी फ्लो है उसका डायरेक्शन क्या रहने वाला है। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, बहुत इजी है। बस ये ध्यान रखो कि वर्क क्या है मेरा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, और अगर पूछ लिया जाए कि वर्क स्केलर क्यों है तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन सिर्फ एनर्जी का फ्लो बताते हैं, इतनी सी बात लिख देना। कॉस थीटा वाली चीज भी नहीं लिखोगे, चल जाएगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ी नहीं है, 9th क्लास में प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। अच्छा देखो, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क दैट, आप किसी बैग को उठा रहे हैं, इसने बैग को उठाया, फोर्स लगी इधर, डिस्प्लेसमेंट बैग को उठाने में हुई इधर, एफ इधर, नेचर ऑफ वर्क डन कितना हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन। और अगर कैरिंग द बैग, अब वो बैग उठा के जा रहा है, फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, इधर, क्या एंगल बना, परपेंडिकुलर हो गया, तो मेरा वर्क डन क्या हो गया, 0। इतनी सी बात समझ आ गई, बहुत इजी था। ऐसी इजी क्वेश्चंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे, नहीं एनसीईआरटी की भी करेंगे, सब कर लोगे। देखो, वाइल सेविंग अ गोल, आपका जो अभी की एनसीईआरटी का, ठीक है, वाइल सेविंग अ गोलकीपर्स हैंड मूव्ड बैक 15 centimeter as she stopped a ball while applying a force of 200 Newton. How much work did the goalkeeper do on the ball in stopping it? समझ आया क्वेश्चन, क्या बोला, while saving a goal, गोलकीपर का हैंड मूव किया कितना, 15 सेंटीमीटर, है ना, उसको रोक रही है वो बॉल को, 15 सेंटीमीटर तक उसका हाथ पीछे गया है, while stopping उसने फोर्स कितना लगाया है, 200 न्यूटन का। अब जल्दी से लिखो क्या क्या चीजें गिवन है। एफ लिख गिवन है मुझे 200 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो रही है कितनी, एस कितना हो रहा है, 15 सेंटीमीटर। अगेन ऐसा यूनिट में नहीं है, वो तो बिल्कुल पसंद नहीं आता हमको, तो हम किस में करेंगे, मीटर में। क्या करेंगे, 15 अपॉन 100 कर देंगे, तो क्या होगा, ये 0.15 मीटर। ठीक है, अब बताओ, फोर्स आप कहाँ लगाओगे बॉल रोकने के लिए, इधर, है ना, फोर्स कहाँ लगेगा बॉल को रोकने के लिए, इधर, लेकिन बॉल मूव कहाँ कर रही है, रुकने से पहले तक बॉल मूव कहाँ कर रही है, इधर, फोर्स कौन सा वर्क डन होगा, नेचर क्या होगा उसका, नेगेटिव, बस लगा दो। तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा लिखूं या नहीं, कोई आप समझ जाओगे अब तो, कि माइनस कॉस थीटा क्या है यहाँ पर, एफ एस कॉस 180 या फिर -1 है ये, या ऐसे कर दो माइनस एफ एस, आप डायरेक्ट लिख दो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस एफ एस कर देना, भले आपकी एनसीईआरटी में इसी तरीके से है, तो आप ये लिख दोगे, कितना होगा, 200 इंटू में 0.15, इसे उड़ा दो, ये गया यहाँ पर 15 टू 30 जूल। ऐसा यूनिट लिखना मत भूलना, साथ साथ सॉल्व करो क्वेश्चंस को, अभी इजी इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, इजी भी आएंगे, थोड़े से टफ भी आएंगे, बट साथ साथ सॉल्व करो, ठीक है, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, समझ आया, फोर्स लग रहा था 200 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हो रही थी इधर डायरेक्शन में, तो नेगेटिव वर्क डन, बस वैल्यूज डाली और सॉल्व किया। ठीक, अगला देखो, इन द प्रीवियस चैप्टर हमने एक वेट लिफ्टर की एग्जाम्पल किया था फोर्स में, याद है, यहाँ पर बारबेल को उठाकर खड़े, ठीक है, Is she doing any work on the barbell while holding it steady? उसने बारबेल को ऐसे उठा के खड़ी हुई है, ठीक, अब अगर ऐसे खड़ी हुई है तो क्या कोई वर्क डन हो रहा है, वर्क डन की डेफिनेशन याद करो, रिकॉल करो, क्या क्या कंडीशंस क्या क्या थी, एक तो फोर्स होना चाहिए, दूसरा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, पर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, तो यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो उसको यहाँ ऊपर लगाना पड़ रहा है, लेकिन उसने बारबेल कहाँ पकड़ा हुआ है, स्टेडी, कोई मोशन नहीं हो रहा, ऊपर नहीं जा रहा, वहीं रुका हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं है तो मेरा वर्क डन भी नहीं है, तो वर्क डन क्या है, 0। कोई परेशानी, कोई उधर, नेक्स्ट बताओ, इन इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द स्टैक ऑफ कॉइन्स
दैट ट्रेवल्स ऑन अ रफ सरफेस, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बताओ बताओ जल्दी, ये फ्रिक्शन तो आप बता ही दोगे। कोई स्टैक ऑफ कॉइन्स है जो आपका ट्रैवल ऑन अ रफ, एक रफ सरफेस है, स्टैक ऑफ कॉइन्स है जिनको ऐसे धक्का दिया गया है, तो बताओ कि क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा है वो कौन सा वर्क कर रहा है उस पर, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? जल्दी बताओ, कॉमेंट करके बताओ। फोर्स क्या है आपका? फ्रिक्शनल फोर्स है, मोशन से ऑपोजिट लगता है, डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट लगता है। एंगल क्या बन रहा है? 180। 180 पे मेरा cos थीटा कैसा होता है? माइनस का, तो मेरा वर्क डन क्या है? नेगेटिव। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अब देखो ये पुरानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब पोर्टर लिफ्ट सॉल्व साथ साथ करो बेटा, वीडियो पॉज करो। फॉर्मूला वही है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, बस इसी पे बेस्ड है सब कुछ। पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, तो वीडियो के एंड तक आपको चीजें एकदम मसल मेमोरी में आ जाएगा, है ना। करो, साथ साथ सॉल्व करो। A porter lifts a luggage of 50 kg from the ground and puts it on his head. कितना ऊपर है उसका सर? 1.5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। समझ आया? एक ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसने यहां से अपने सर पे उठा के रखा, फोर्स लगाया, अब यहां रख दिया है ना। कितने पे? 1.5 मीटर पे। फोर्स कितना लगाएगा? उस पे फोर्स जितना वो भारी होगा, जितना उसका वेट होगा। वेट क्या होता है? mg, है ना। तो मैंने अभी बताया था, वो फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रही है ना। पोर्टर वर्क कर रहा है, पोर्टर वर्क कर रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो फॉर्मूला क्या बना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? उतना ही कितना जितना वेट है, वेट उसका फॉर्मूला क्या है? एम जी। एस कितना है यहाँ पर? इसको एच बोल दें अगर, तो कितना बन जाएगा? एम जी एच। एम कितना है? कितना मास दिया हुआ है? इतना, 50 केजी, 15 केजी। जी को हम 10 मान लेते हैं अभी। हाइट कितना आ रहा है? 1.5। 10 उड़ाया, यहाँ से उड़ा दिया। 15 का स्क्वायर कितना आएगा? जूल। ठीक है। अच्छा, इसी में बताओ, अगर एक और चीज पूछी जाए, लगेज पोर्टर ने तो ऊपर उठा के यहाँ रख दिया, तो वर्क डन बाय पोर्टर तो ठीक है, पॉजिटिव आया मेरे पास, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। बट अगर क्वेश्चन इस तरीके का होता, वर्क डन बाय पोर्टर ना होता, इंस्टेड वो पूछता कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो क्या होता? सोचो, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर उठ, जिसकी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, जो पोर्टर था उसने तो फोर्स ऊपर लगाई, तो वहां मेरे पॉजिटिव आ गया जो अभी देखा। लेकिन ग्रेविटी का फोर्स कहाँ लग रहा होगा? उसको कहाँ खींच रहा होगा? नीचे, टुवर्ड्स दी अर्थ। तो फोर्स कहाँ है? ग्रेविटी इधर नीचे। अब एंगल कौन सा बना? 180। तो मेरा यहाँ इस केस में क्या होगा? वर्क डन नेगेटिव। समझ आई इतनी सी बात? सेम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना। कई बार अभी ऐसे पढ़ते हुए आपको कि उसने पोर्टर ऐसे उठाया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन हो गई है, तो आप पॉजिटिव मान लेते हो। नहीं करना, क्वेश्चन को ढंग से समझना कि वर्क डन बाय पोर्टर पूछा है तब मेरा वर्क डन पॉजिटिव है। अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस में पूछ रहा है, तो वर्क डन कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, ध्यान से समझ के करना। देखो नेक्स्ट, अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ hay ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड, ही हैज डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। कोई फार्मर है, उसने हे बंडल को सर पे उठा रखा है, आधे घंटे तक उठा के खड़ा हुआ है, थक जाएगा, बिल्कुल थकेगा, बट फिजिक्स क्या बोलेगी? काम किया या नहीं? फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुई कोई? नहीं, बस खड़ा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। इसको अपने वर्ड्स में बना के लिख ही लोगे, इजी था, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, ये भी पुरानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। व्हाट इज द वर्क डन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ? जस्टिफाई योर आंसर। सोचो, अर्थ क्या पूछने, क्या है? वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देखो सैटेलाइट कहाँ घूम रही है? इधर, तो इसका वेलोसिटी कहाँ है? इधर। तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रही है? इधर। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रही है? इधर। यहाँ पर आपके पास अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स कहाँ लग रहा है?
ग्रेविटी कहाँ खींचेगी उसको, टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ, गलत सेंटर बन गया बट समझ रहे हो ना, यहाँ पे टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ। अब इसके बीच में एंगल क्या बना, 90 डिग्री, है ना। कोई भी सरफेस है आपका इधर, ऐसा अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट, वो घूम तो आपका v तो इधर रहेगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब इधर रहेगी, तो लेकिन टुवर्ड्स द सेंटर, तो यहाँ एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो जब सर्कुलर मोशन में अगर पूछा जाएगा और ग्रेविटी की बात पूछ ले जाए, या एक और चीज पूछी जा सकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, याद आया, अभी पढ़ा है हमने पिछले चैप्टर में। सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहाँ लगता है, टुवर्ड्स दी सेंटर, तो टुवर्ड्स द सेंटर, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, इधर, तो मेरा 90 डिग्री लगेगा। तो सिंस F इज परपेंडिकुलर टू S, तो मेरा वर्क डन क्या होगा, 0। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, आगे देखो। व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन ऑन द बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम, ये बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से। अगेन, टेंशन क्या होता है, एक ऐसी फोर्स जो स्ट्रिंग में लगती है, और हमने क्या पढ़ा था टेंशन के बारे में, कि जो टेंशन होती है वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट से दूर लगती है ना, हमेशा दूर लगती है। अगर मैं इस पे टेंशन बनाना चाहूँ तो मेरा कहाँ लगेगा, इधर। अगर वो इस पोजीशन में लग रही है तो टेंशन कहाँ है, इधर। यहाँ पर है तो टेंशन कहाँ है, इधर। अब बात आती है कि भाई फोर्स तो ठीक है इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई, इधर। अब मुझे बताओ, एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर अगेन केस कैसा बना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। सिंपल पेंडुलम के केस में अगर टेंशन की बात करी जाए तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय टेंशन इज 0, है ना। कौन, अगर वो देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, वैसे आपके सिलेबस में ऐसा वेट वगैरह का पूछेगा नहीं, क्योंकि वहां पे अगेन एंगल की कहानी आ जाएगी, है ना। अलग अलग मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की भी कहानी करेंगे तब आप समझोगे। फिलहाल आप ये समझो कि भाई टेंशन से पूछ रहा है तो 90 डिग्री, अगर वेट का पूछेगा तो तब थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी आपके पास। ठीक, वेट से भी अगर आपके ना वे तो 90 डिग्री ही बन रहा है, बट एनर्जी चेंज होगी थोड़ी सी। ठीक है, एनीवेज कोई बात नहीं, फिलहाल समझा कि टेंशन क्या है और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे, तो वर्क डन क्या हो गई, 0। वर्क डन बाय टेंशन इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन ओल्ड एनसीईआरटी का है। In each of the following of forces, F is acting on an object of mass m. The direction of displacement is from west to east. ठीक है जी, shown by the longer arrow. अब observe the diagrams. State whether the work done by the force is negative, positive or zero. अरे ये तो बहुत easy है, अभी तो हो ही चुका है इतनी बार। ये मेरा फोर्स है, ये मेरा S, बताओ क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, जल्दी बताओ। क्या एंगल बन रहा है, 90, तो वर्क डन क्या, F इज परपेंडिकुलर टू S, तो वर्क डन कितना हो गया, 0। इसमें देखो ये मेरा S, तो F इज पैरेलल टू S, तो वर्क डन क्या है, एंगल कितना है, 0, तो वर्क डन कितना हो गया, F S। यहाँ पे देखो F इधर है और S इधर है, तो एंगल कैसा बना, 180 डिग्री, यानी कि एंटी पैरेलल। तो यहाँ पे क्या बना, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस एफ एस। तो ये मेरा 0, ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव। ठीक है जी, इजी बिजी, कोई परेशानी, कोई उत्तर। इजी क्वेश्चन थे ओल्ड एनसीईआरटी में, बिल्कुल, है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, अ पेयर ऑफ बुलेट्स exerts a force of 140 न्यूटन on a plow. The field being plowed is 15 मीटर लॉन्ग। एक जो बुलेट है प्लो पे कितना फोर्स लगा रही है, 140 न्यूटन, है ना, 140 न्यूटन का ऑन अ फील्ड का प्लो कितना है, 15 मीटर लॉन्ग, मतलब कितनी लंबी है वो खेत, कितना है, 15 मीटर, है ना। तो इसने फोर्स कहाँ कितना लगाया, 140 न्यूटन का फोर्स लगा, 140 न्यूटन का, और ये कितने डिस्टेंस तक इसने प्लो किया, 15 मीटर तक। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन इन प्लोइंग दी लेंथ ऑफ द फील्ड। देखो अगेन ये ओल्ड एनसीईआरटी का है, यहाँ पर ये मत सोचना कि यहाँ पर तो भाई एंगल बन रहा है या कुछ है, फिलहाल एंगल की बात नहीं करी गई थी आपके उसमें, अगर देख करता तो वो बताता कि एट एन एंगल ऑफ दिस, यहाँ पर एंगल का खेम नहीं चल रहा, फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो कितना हो गया, F इंटू एस। F कितना, 140 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितनी, 50 मीटर। बस इसको फर्दर सॉल्व कर लो, करो कितना आएगा भाई, करो 114 इंटू 15, 4 5 20, 4 5 5 6 7 1 4 0 7 4 11, ये आ गया 2, तो 210 जूल आपका वर्क डन हो गया, इजी।
है ना। इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती है, टॉपिक बहुत बहुत इजी है, तो थोड़ा सा डिटेल में समझना आना चाहिए, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चंस भी बनते हैं, देखो एक ट्रिकी क्वेश्चन उसमें ये भी है, वर्क ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल, एंगल की कहानी कर दी है उसने, ठीक है। एक एंगल से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया, इट मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ, जैसा दिखाया गया, टू द पॉइंट फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, वापस आ रही है इधर, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स जैसे दिए गए हैं सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये बता रहे हैं कि फेंक के वो छत पे नहीं चली गई है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये मेरा इनिशियल है तो मेरा एंड है, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, सोचो सोचो, बताओ इसमें क्या होगा, कहाँ हुई है डिस्प्लेस, फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स आपने ऐसे फेंका है ना, ऐसे फेंका गया, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट भी कैसे हुई है, ऐसे, यहाँ पे उसका पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट कैसी हुई होगी इधर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसी है इधर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे ही खींच रहा है, तो हमेशा एंगल क्या बना, 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दिस ऑब्जेक्ट, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। मुझे कंफ्यूज नहीं होना, एंगल की कहानी आ गई है तो जी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो उस तरीके से लिखोगे नहीं, समझो ऑब्जेक्ट इधर से उधर गया और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, इधर से इधर, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट इधर है, और हर पॉइंट पे जब डिस्प्लेसमेंट इधर थी तो मेरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे ही लग रहा था, तो हमेशा वो क्या था, 90 डिग्री पे था, तो मेरे पास वर्क डन क्या था, 0, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, लुक एट दी एक्टिविटीज बतानी है भाई, इसमें बताना है कि वर्क डन का क्या होगा, किसमें वेदर, अच्छा बताना है कि वर्क डन हुआ है या नहीं। सुमा इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी है, हाँ, सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, देखो क्या होगा, स्विमिंग कर रहा है, फोर्स लग रहा है, ऑब्वियसली फोर्स लगेगा, फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो वर्क डन हुआ है। अभी नेचर नहीं बताना, उसने पूछा नहीं है, बट आप खुद से ही सोच लो, फोर्स कहाँ लग रहा होगा, पीछे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, इधर, तो कौन सा वर्क डन हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है जी। अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक, इसने ये नहीं बोला कि मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर मूव कर रहा होगा, अगर मोशन में है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पकड़ के चल रहा है, ऊपर उठा के चल रहा है तो 0, अगर मोशन है तो 0, अगर मोशन नहीं है तो नहीं, समझ आया, तो दो केसेस बनेंगे इसके, ये आप कर लेना, अगर मोशन है तो 0, अगर मतलब नहीं होएगा, अगर मोशन नहीं है तो वर्क डन अगेन 0, दोनों केसेस में आपका वर्क डन 0। विंडमिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल, विंडमिल है, विंड एनर्जी है, एनर्जी पानी को ऊपर खींच रही है ना, वो घूम रहा है और पानी को ऊपर खींच रही है, तो पानी पे फोर्स लग रहा है, पानी अपनी जगह से भी ऊपर नहीं जा रहा है, तो फोर्स भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो वर्क डन हो रहा है। अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी लग रही है, एनर्जी तो यूज हो रही है, लेकिन बन भी रही है, यूज भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना, आयंस का इंडिविजुअल, तो न्यूरोलॉजिकल लेवल पे अंदर जाके देखोगे तो हो रहा है डिस्प्लेसमेंट कुछ कुछ आयंस का, बट फिलहाल अदरवाइज देखो कि ओवरऑल उस ऑब्जेक्ट का प्लांट्स मूव नहीं करते हैं भाई, अपना डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी वर्क डन नहीं है, ठीक है। एंड इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, एंड इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन का क्या होगा, इंजन ने खींचा, ट्रेन चल पड़ी, ठीक है, वर्क डन होगा, बिल्कुल होगा। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन, धूप में सूख रहा है, तो मूवमेंट नहीं है, नहीं है। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू द विंड एनर्जी, विंड एनर्जी लग रही है, डिस्प्ले सेल भी ऐसा घूम रहा है, मतलब बोट भी आगे जा रही है, तो वर्क डन होगा, ठीक, इजी पीजी, समझ आ गया। चलो वर्क इन, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या, फोर्स into displacement in the direction of force, important। नेक्स्ट देखो, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ कितना न्यूटन, 1, इजी, 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस वन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब ट्रू और फॉल्स बता दें, बताओ, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इवन इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, बताओ ट्रू और फॉल्स, फोर्स लग गया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, तो वर्क डन होगा, नहीं, है ना, नहीं होगा, तो यहाँ पे फॉल्स। चलो नेक्स्ट देखो, लिफ्टिंग अ बकेट वर्टिकली अपवर्ड रिजल्ट इन पॉजिटिव वर्क डन, है ना, लिफ्टिंग अप
बकेट को ऊपर फोर्स लगाओगे, ऊपर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन है, बिल्कुल ये ठीक है। बारी आती है आज के सरप्राइज की। देखो मैं ऑलरेडी सजेस्ट कर चुकी हूँ, अपने नोट्स खुद बनाओ, वो सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का। लेकिन स्टिल क्योंकि आप थोड़ा सा, आई थिंक 9th क्लास में आपकी चीजें चेंज होना स्टार्ट होती है, सिलेबस थोड़ा चेंज आता है, आप नए नए सीखना चालू करते हो नोट्स कैसे बनते हैं, तो उसमें आपकी हेल्प करने के लिए मैं नोट्स आपको ही बनाने, मैं नहीं बना रही हूँ, आपको खुद बनाने, लेकिन आपका रिवीजन होता रहे साथ साथ, उसके लिए मैं यहाँ पर आपका एन स्क्वायर आपका ब्रेन शीट्स लॉन्च कर रही हूँ। एन स्क्वायर ब्रेन शीट्स आपको सब कुछ मिलेगा, टेलीग्राम पे आप उसकी कॉपी बनाइएगा। इन ब्रेन शीट्स हैं क्या, बेसिकली एक पेज में हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसका जो भी की पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड उसके शॉर्ट नोट्स और उससे रिलेटेड कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, वो सब कुछ मैंने एक शीट में बना दिए। ठीक है, तो आप अपना ये लेक्चर जब पूरा कंप्लीट करेंगे, अपने नोट्स जरूर बनाने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने नोट्स नहीं बनाने, बस ये आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो कि एक पेज पे चीजें कैसे होती है, और जब एग्जाम से झट से पहले एक बार रिवाइज करना हो तो आप इनके थ्रू कर पाओ। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, इनको अगर आपको ये डिटेल में चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, तो आपको कहाँ मिलेगा, ये टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, डर्डी नुक्कड़। किसी को लिंक चाहिए, वैसे नहीं मिल रहा है नाम से, तो लिंक क्या है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो चलो एक क्विक रिवीजन में हमारे पास, हम सबको जल्दी से ब्रीफली रिवाइज करेंगे। चलो क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, हमने क्या पढ़ा, इसेंशियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, एक तो वर्क होना, फोर्स होना चाहिए, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है जी, इतनी बात समझी। इसी पे हमने डेफिनेशन बनाई, डेफिनेशन क्या बनी, वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये उसकी डेफिनेशन हो जाती है। फॉर्मूला क्या बन के आया, वर्क डन का फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, एसआई यूनिट क्या बन निकल कर आई हमारे पास, एसआई यूनिट क्या निकली, वर्क डन इज इक्वल टू, बेसिकली मोटी मोटी चीज क्या होती है, एफएस, आगे हमें ऑलरेडी पता है कॉस थीटा, बट एंगल की कोई एसआई यूनिट नहीं होती, तो क्या आया, न्यूटन मीटर। इसको और फर्दर तोड़ के लिखा तो क्या आया, किलोग्राम मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ी थी तो हमने इसको क्या लिख दिया, जूल। ठीक है जी, अगर एक जूल की बात करें तो एक जूल क्या होता है, 1 न्यूटन का फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर की से डिस्प्लेस कर देगा तो हम उसको बोलते हैं 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, एरिया अंडर एफएस ग्राफ हमारे पास, अगर हमारे पास कोई ग्राफ है तो उसका हम एरिया निकाल सकते हैं, तो हमें वो क्या देगा, वर्क देगा। ठीक है, हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए भी करा, लीनियरली वेरिएबल फोर्स के लिए भी करा, वो आप कर ही लोगे। फोर्स एट एन एंगल लगाते हैं जब हम, अगर फोर्स इधर है और एस इधर है और एंगल पे है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल कर, तब क्या हमेशा ही फॉर्मूला क्या आता है, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है वर्क डन का, एफ एस कॉस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। थीटा को मैंने ऑलरेडी समझाया है क्या होता है, रेशियो हमने निकाला था, उसको फर्दर सॉल्व किया था, उसकी वैल्यूज निकाली थी, ये हमने यहाँ पर चीजें समझी थी, इसको मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, डर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसी थीटा के बेसिस पे हमारे पास अलग अलग टाइप के वर्क है। जीरो वर्क डन कब है, जब मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा मेरा 90 डिग्री है, तो मेरा वर्क डन क्या है, जीरो। पॉजिटिव वर्क डन कब है, जब मेरा फोर्स और एस पैरेलल है, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू जीरो है, तो वर्क डन क्या है, एफ एस। यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन की बात करें तो फोर्स और एस एंटी पैरेलल है एस के, यानी कि थीटा क्या है, 180, तो मेरा वर्क डन क्या है, माइनस एफ एस। ठीक है, नेक्स्ट क्या, हमने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करे, न्यूमेरिकल्स करे हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी करे हैं, तो हो ही जाएंगे आपसे अब, है ना, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द। इसको बेटा आज ही, अगर आप इस एक ही तरीके से बीच बीच में रोक के वीडियो को मत देखिएगा, और इसका ब्रेन शीट जरूर एक बार रिवाइज कर लेना, क्विकली एक रिवीजन ले लेना लेक्चर के बाद। ठीक है, विद इन 24 आवर्स जरूर एक बार रिवीजन कर लेना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है एनर्जी, और आज का हमको आगे वांट्स टू नो क्या है, while exercising a girl lifts a dumbbell and slowly lowers it, lift and lowers it, identify when the girl does positive work on the dumbbell and when she does negative। आपको ये बता, उठाया और वापस नीचे लाया, तो आपको ये बताना है कि कब पॉजिटिव वर्क डन हुआ और कब नेगेटिव। ऑलराइट, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे एनर्जी। योर फिजिक्स को आगे साइनिंग ऑफ, बाय।